नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम रोजगार और निर्माण समाचार पत्र दिनांक 15 जुलाई से 21 जुलाई तक को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पर्यावरण चुनौतियों के समाधान का माध्यम बनेगा एक पेड़ माँ के नाम अभियान। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ये एक अभियान चल रहा है जिसमें एक पेड़ माँ के नाम से लगाया जा रहा है। इंदौर में चल रहे 51 लाख पौधे लगाने के एक पेड़ माँ के नाम अभियान में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने हिस्सा लिया। उन्होंने अटल वन में पौधारोपण किया। श्री बिरला ने कहा कि जब पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों का सामना कर रहा है, ऐसे में यह अभियान पर्यावरण अनुकूलता की दिशा में देश और दुनिया को नया दृष्टिकोण देते हुए नई राह दिखाएगा। भोपाल नगर निगम लगाएगा 1,20,000 पौधे। महापौर श्रीमती मालती राय ने बताया कि भोपाल नगर निगम ने वृहद पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 1,20,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। विदेश में उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 31 जुलाई तक होंगे आवेदन। प्रदेश के सामान्य अनारक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी उपाधि के लिए छात्रवृत्ति योजना सत्र 2024-25 के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ओलंपिक खिलाड़ियों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेरिस ओलंपिक एवं पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल से भोपाल स्थित स्वामित्व भवन में बैठक की। इसमें 3 खिलाड़ी मध्य प्रदेश के थे। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को विजयी होने की बधाई और शुभकामनाएं दी। जल जंगल जीवन से जुड़ाव हमें प्रकृति से जोड़ता है और मानवता के मूल गुणों को भी प्रोत्साहित करता है। वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने पूरे देश में जन अभियान का स्वरूप ले लिया है। जो पर्यावरण दिवस 5 जून को मोदी जी ने शुरू किया था, अब ये पूरे देश में एक अभियान के रूप में आ गया है। सभी प्रदेशों में पौधे लगाए जा रहे हैं माँ के नाम से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रुद्राक्ष का पौधा लगाकर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पुलिस इकाइयों में एक साथ 1,25,000 पौधे रोपे जाएंगे। अब सरकारी स्कूलों में मिलेगा ऑनलाइन करियर मार्गदर्शन। प्रदेश के सरकारी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन करियर मार्गदर्शन होगा। इसके लिए नोडल शिक्षकों को वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। सभी विधानसभाओं में आगामी 4 वर्षों में समग्र विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट करें तैयार। सभी विधानसभाओं में आगामी 4 वर्षों में समग्र विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय सीमा और जिम्मेदारियां निर्धारित की जाए। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल तथा नर्मदापुरम संभाग के विधायकों को संबोधित करते हुए कही। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें हमें पिछले सप्ताह की तारीखवार खबरें दी है। 6 जुलाई रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि। भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 2023-24 में करीब 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम में एक और उपलब्धि है। यह जानकारी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन का आयोजन करेगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने हैकाथॉन की घोषणा करते हुए कहा कि इसमें देश के स्नातक
स्नातकोत्तर और पीएचडी छात्र हिस्सा ले सकते हैं। इटली के सिसिली में स्थित दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक, जो कि इटली के सिसिली में स्थित है, माउंट एटना में एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है दोस्तों। इसमें आसमान में राख फैल गई। केटेनिया एयरपोर्ट प्रशासन ने एक बयान में कहा कि ज्वालामुखी की राख गिरने की वजह से हवाई अड्डे का रनवे इस्तेमाल करने लायक नहीं है। इसके बाद हम 7 जुलाई पे आ जाते हैं। 23 जुलाई को पेश किया जाएगा बजट। संसद के मानसून सत्र का दूसरा चरण 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 23 जुलाई को बजट भी पेश किया जाएगा, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। हमास ने गाजा में स्थायी युद्ध विराम की अपनी मांग छोड़ दी है और वह इस अस्थायी युद्ध विराम के बीच इजरायल बंधकों को रिहा करने को तैयार है। सऊदी अरब ने भारतीय यात्रियों को नए पर्यटक वीजा विकल्पों के साथ आकर्षित करने की कोशिश की है। नए प्रकार के वीजा विकल्प मिलेंगे। इससे भारतीय आसानी से सऊदी अरब का वीजा पा सकते हैं और वहां घूम सकते हैं। ये सऊदी विजन 2030 के तहत 2030 तक 75 लाख भारतीय यात्रियों को सऊदी बुलाना चाहता है। 8 जुलाई डीआरडीओ ने बनाया शक्तिशाली टैंक जोरावर। डीआरडीओ और एलएनटी ने सिर्फ 2 वर्ष में स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर को विकसित कर दुनिया में नया कीर्तिमान रच दिया है। यह खड़ी पहाड़ी पर आसानी से चढ़ सकता है। जोरावर में 105 मिलीमीटर या उससे अधिक कैलिबर की गन लगी है, जिससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी जा सकती है। अब संस्कृत पढ़कर भी छात्र सिविल सेवा परीक्षा दे सकेंगे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स इन संस्कृत एंड सिविल सर्विस स्टडीज प्रारंभ किया गया है। इसमें 55 सीटों पर प्रवेश ऑनलाइन टेस्ट के जरिए दिया जाएगा। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप पिक्सल ने एक ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाने की योजना बनाई है जिससे आप उसके उपग्रहों द्वारा पृथ्वी की खींची गई तस्वीरों को घर बैठे देख सकते हैं। इसके बाद 9 जुलाई पे आ जाते हैं दोस्तों। भारत में बनी डेंगू से बचाव की स्वदेशी वैक्सीन। डेंगू से बचाव के लिए स्वदेशी टीका तैयार हो गया है। इस टीके को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की निगरानी में विकसित किया गया है। यह टीका दवा कंपनी पेनेसिया बायोटेक लिमिटेड ने बनाया है। पहले पशुओं पर परीक्षण किया जाएगा, फिर इंसानों पर ट्रायल होगा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल समेत पूरे यूक्रेन में हवाई हमले किए। इन मिसाइल हमलों में कम से कम 36 नागरिकों की जान गई और 100 से अधिक घायल हुए। 10 जुलाई IIT जोधपुर में हिंदी में बीटेक कर सकेंगे छात्र, जो कि पहले अंग्रेजी में करते थे, अब हिंदी में भी कर सकते हैं। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर अवैध रूप से खोदी गई एक सोने की खदान ढह जाने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई। इंडोनेशिया सरकार के अनुसार पर्वतीय गांव बोन बोलांगो में 100 से अधिक ग्रामीण खदान से सोना निकाल रहे थे। 11 जुलाई डेंगू की रोकथाम के लिए बनाई जाएगी विशेष हेल्पलाइन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने देश भर में डेंगू की स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके दौरान श्री नड्डा ने 24 घंटे चलने वाली एक विशेष केंद्रीय हेल्पलाइन बनाने के निर्देश दिए। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए भारतीय लोगों के परिवार वालों को रूसी सेना 1.3 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस में मारे गए एक भारतीय परिवार को रूस की नागरिकता देने का भी फैसला किया है।
गंगा की सफाई में निरंतरता के लिए केंद्र सरकार 25 और शहरी स्थानीय निकायों के लिए नदी प्रबंधन योजना तैयार करने में मदद करेगी। इस योजना का उद्देश्य नदी तट पर बसे शहरों को इस ढंग से तैयार करना है कि वे नदियों के प्रबंधन के लिए भी प्रयत्नशील रहें। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव मित्तल के अनुसार जिन 25 और शहरों को अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के लिए चुना गया है, उनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 5-5 शहर शामिल हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन से चारधाम यात्रा का मार्ग बंद कर दिया गया है दोस्तों। उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन होने के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग पर जोगीधारा और पातालगंगा लंगासी के पास यातायात अवरुद्ध हो गया है। जोशीमठ में अवरुद्ध मार्ग को अभी तक नहीं खोला जा सका है, जबकि पातालगंगा में राजमार्ग पर भारी मात्रा में मलबा तथा बोल्डर गिरे हैं। इस राजमार्ग पर 1500 से अधिक तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं और मार्ग खुलने के इंतजार में हैं। चमोली पुलिस ने लोगों से सड़क अवरुद्ध होने के कारण धैर्य रखने का आग्रह किया है। दूरसंचार के क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की मदद से देश में 3 वर्षों में दूरसंचार उपकरणों की विनिर्माण बिक्री 50,000 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर के पार पहुंच गई है। इस बिक्री में करीब 10,500 करोड़ रुपए का निर्यात भी शामिल है। अगले पेज पे आ जाते दोस्तों। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में पौधारोपण की पहल देश के लिए एक मिसाल है, ऐसा मोदी जी ने कहा। राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में पौधारोपण कर एक दिन में 12 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड स्थापित करने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भोपाल के नागरिकों को बधाई दी है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ रुपए वार्षिक तक ले जाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित सेंट्रल इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के बजट संदेश कार्यक्रम में ये कहा है दोस्तों। मुख्यमंत्री ने 40 लाख रुपए की सहायता स्वीकार की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद से 2 दुर्घटनाओं में 10 व्यक्तियों की मृत्यु पर 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की उनके लिए। तहसील भवन का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में 6 करोड़ 40 लाख की लागत से नवनिर्मित संयुक्त भवन तहसील कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया। सीएम राइस विद्यालय में स्कूल बस सेवा शुरू की गई दोस्तों, जो सीएम राइस स्कूल बनाए गए हैं। स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान और उपचार होगा आसान, जैसा उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एवं एमवाय अस्पताल इंदौर में डिजिटल मेमोग्राफी एवं टोमो सिंथेसिस मशीन की स्थापना को एक अत्यंत कारगर और महत्वपूर्ण कदम बताया। ये चित्र में आप देख रहे हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। युग दृष्टा डॉक्टर मुखर्जी का देश रहेगा सदा आभारी, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभागृह लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। भोपाल में समाज सेवक के रूप में कार्य संपादित करें, समिति प्रबंधक। अगले पेज पे आ जाते दोस्तों, ये आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें जो प्रदेश में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर हम पेज नंबर 10 पे आ जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय खबरें। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने
केंद्रीय विधि मंत्रालय ने न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी को झारखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की जगह लेंगे। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी सुजाता सोनिक, जो कि वर्ष 1987 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। अभ्यास ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास ड्रोन का परीक्षण किया है। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। केंद्र सरकार ने वर्ष 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रवि अग्रवाल को आयकर विभाग के प्रशासकीय निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। देश के नए विदेश सचिव बनेंगे विक्रम मिस्त्री। केंद्र सरकार ने वर्ष 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम मिस्त्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया है, जो कि 15 जुलाई से पदभार ग्रहण करेंगे। नए H3 रॉकेट से निगरानी उपग्रह किया गया है लॉन्च। जापान ने अपने नए H3 रॉकेट से एक उन्नत पृथ्वी निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने बताया कि H3 रॉकेट से आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के लिए एक उपग्रह को अंतरिक्ष में तैनात किया गया है। इस रॉकेट ने दक्षिण पश्चिमी जापान के एक द्वीप पर स्थित तानेगशिमा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और लगभग 16 मिनट बाद अपना पेलोड रिलीज किया है। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए निदेशक चुनने वाली संस्था फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो एफएसआईबी ने सीएम शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष चुना है। सूर्य के हेलो ऑर्बिट का लगाया पहला चक्कर। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि इस वर्ष जनवरी में सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित लैंग्वेज 1 L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 ने हेलो ऑर्बिट की पहली परिक्रमा पूरी कर ली है। यह परिक्रमा 178 दिनों में पूरी की है। इसरो ने कहा कि आदित्य L1 को कक्षा में स्थिर रखने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि यान दूसरी हेलो ऑर्बिट में बिना किसी रुकावट के मूवमेंट कर सके। दूसरी बार बनी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। यूरोपीय संघ ने जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय यूरोपीय आयोग का दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया है। यूरोपीय संघ ने अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। आईसीसी 2020 विश्व कप से ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने के बाद वार्नर ने कहा कि यह मेरा आखिरी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट था। देश के नए अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं राजिंदर खन्ना। केंद्र सरकार ने भारतीय खुफिया एजेंसी रो के पूर्व प्रमुख राजिंदर खन्ना को देश का नया अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। इससे पहले वह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके अलावा 2 नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भी नियुक्ति की गई है।
वायुसेना ने स्थापित किया देश का पहला हथियार प्रणाली स्कूल। भारतीय वायुसेना ने हैदराबाद में देश का पहला हथियार प्रणाली स्कूल स्थापित किया है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने इसका उद्घाटन किया दोस्तों। रोमानिया में भारत की राजदूत नियुक्त की गई है मनिका जैन। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी मनिका जैन को रोमानिया में भारत की नई राजदूत नियुक्त किया है। वर्ष 1993 बैच की अधिकारी मोनिका जैन वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। डॉक्टर पल्लवी तिवारी, अमेरिका में इन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। अमेरिका में भारतीय मूल की वैज्ञानिक डॉक्टर पल्लवी तिवारी को प्रतिष्ठित इमेजिंग इन्फॉर्मेटिक्स इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार कैंसर रिसर्च के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया है। कुछ लोगों की स्मृति शेष रह गई दोस्तों। मध्य प्रदेश के पूर्व क्रिकेटर विजय नायडू का निधन हो गया है। पूर्व विदेश सचिव मुचुकुंद दुबे का निधन हो गया। इसके बाद हम अगले पेज पे आ जाते हैं। जैसा कि रोजगार निर्माण समाचार पत्र की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम हर हफ्ते एक नया जिला मध्य प्रदेश का अध्ययन करते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हर जिले का अगर आप अध्ययन कर लेंगे तो मध्य प्रदेश का समग्र अध्ययन हो जाएगा। और एमपी के एग्जाम में एमपी ही पूछा जाता है काफी सारा। इस बार हम खंडवा जिले की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह जिला मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग में है। इसमें कुल 5 तहसीलें हैं: खंडवा, पंधाना, हरसूद, पुनासा और खालवा। फिर हम इसके गठन की बात कर लें दोस्तों, तो राज्यों के पुनर्गठन से पहले अर्थात 1 नवंबर 1956 तक जिले को आधिकारिक तौर पर निमाड़ जिले के रूप में जाना जाता था और तत्कालीन मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र का हिस्सा था। पुराने निमाड़ का पश्चिमी भाग जो मूल रूप से होलकर के पास था, 1948 में मध्य भारत राज्य के गठन के समय उसका हिस्सा बन गया था। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय मध्य भारत क्षेत्र से मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ और पश्चिमी भाग पुराना निमाड़ मध्य प्रदेश का एक हिस्सा बन गया। बाद में निमाड़ का पश्चिमी भाग जो महाकौशल क्षेत्र का एक हिस्सा था, पश्चिमी निमाड़ के रूप में अलग हुआ जिसका मुख्यालय खरगोन था। जलवायु की बात करें तो खंडवा जिला देश के सूखे हिस्से में पड़ता है। जिले में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 808 मिलीमीटर है। जिले के उत्तरी भाग में दक्षिणी भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। मानसून हर साल 10 जून तक शुरू होता है और 2 अक्टूबर के शुरू तक रहता है। तीर्थ की बात करें तो यहाँ पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ पे लगभग 40 मेले लगते हैं जिनमें पिपलिया सिंगाजी महाराज का मेला, दाता साहब का मेला, बाबा बुखारदास का, ब्रह्मगिर महाराज का मेला, महाशिवरात्रि मेला, बागेश्वरी देवी, काजल देवी का मेला, जामनिया में श्री राम जी के नाम पर ये सब मेले लगते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे हनुवंतिया द्वीप भी है जो कि पर्यटन में एक उभरता पर्यटन स्थल है, जल पर्यटन स्थल। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा शहर के पास ही है। यह मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित और संचालित है। यह नाम हनुवंतिया स्थानीय गांव के नाम पर दिया गया है दोस्तों। इंदिरा सागर परियोजना चल रही है यहाँ पर जो कि एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है नर्मदा नदी पर। इसके बाद यहाँ पे कार्तिक मेला ओमकारेश्वर में लगता है। सिंगाजी मेला पिपलिया में। प्रमुख स्थलों की बात कर लें
स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और कई महान विभूतियों ने अपनी भारत यात्रा के समय यहाँ का दौरा किया दोस्तों। भौगोलिक स्थिति, संसाधनों की आसान उपलब्धता और अन्य सामाजिक आर्थिक कारक इस जगह को अच्छा औद्योगिक क्षेत्र बना सकते हैं। मुंबई दिल्ली केंद्रीय लाइन और बुरहानपुर के उत्तर में स्थित है। 1864 से जिला मुख्यालय रहा है। यहाँ 4 ऐतिहासिक कुंड हैं: सूरज कुंड, पद्म कुंड, भीम कुंड, रामेश्वर कुंड। अगले पेज पे आ जाते दोस्तों। ये खेल, इसमें खेल दे रखा है। ओलंपिक में एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा करेंगे नेतृत्व। जसप्रीत बुमराह चुने गए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। महिला एशिया कप में भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी गई है दोस्तों। इस वर्ष महिला एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में होगा। 19 जुलाई से 28 जुलाई तक किया जाएगा। ये 9वां आयोजन है। 8 में से 7 बार भारत ने जीता है महिला एशिया कप। वर्ष 2018 में बांग्लादेश ने जीता था। बाकी 7 बार भारत ने जीता है। गौतम गंभीर बने नए मुख्य कोच, बीसीसीआई ने घोषणा की है दोस्तों। विनेश ने स्पेन ग्रापी में जीता स्वर्ण पदक। भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने स्पेन में आयोजित स्पेन ग्राम्प्री प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक जीता। कारुआना ने जीता क्लासिक शतरंज का खिताब। अमेरिका के शतरंज खिलाड़ी फेबियाना कारुआना ने क्लासिक शतरंज खिताब जीत लिया है। वनडे और टेस्ट प्रारूप में रोहित रहेंगे टीम इंडिया के कप्तान। दिनेश कार्तिक बने आरसीबी के बल्लेबाजी कोच। सिंगापुर को मिली शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी। सिंगापुर करेगा शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी। हैमिल्टन ने 9वीं बार जीती रेस। मौजूदा सत्र में लुइस हैमिल्टन की यह पहली जीत है। इससे पहले वर्ष 2021 में जीते थे वो रेस। हैमिल्टन ने यह कुल 7 बार जीती है दोस्तों। हैमिल्टन के अलावा माइकल शुमाकर भी 7 बार बने हैं चैंपियन। अब हम अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों, अंतिम पेज। लेबर पार्टी को मिला बहुमत, स्टारमर बने प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के आम चुनावों में लेबर पार्टी ने प्रचंड जीत के साथ 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। कियर स्टारमर के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उत्तरी मुख्य विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी को 641 में से 410 सीटों पर जीत मिली है। सरकार घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाने और सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को परिवर्तनकारी सफलता 140 करोड़ भारतीयों के समर्पण, प्रतिबद्धता और योगदान से मिली है, ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिवसीय रूस दौरे के दौरान कहा है और इसमें कई महत्वपूर्ण पक्षों पर चर्चा भी की है। इसमें प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं दोस्तों चित्र में। जांच करके ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर भारत ब्रांड की मुहर लगती है, ऐसा गृह मंत्री श्री अमित शाह कह रहे हैं कि पहले जांच होती है, उसी के बाद ब्रांड लगता है उस पर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर। अमेरिका में भारत दिवस की परेड में पहली बार दिखेगी राम मंदिर की झलक। ये चित्र में देख सकते हैं हमको दोस्तों कि राम मंदिर की झलक दिखाई जाएगी परेड में। भारत दिवस के मौके पर 18 अगस्त को होने वाली परेड में लोगों को एक खास झांकी देखने को मिलेगी, जिसमें राम मंदिर की प्रतिकृति प्रदर्शित की जाएगी। इसमें शहर और उसके आसपास से हजारों भारतीय अमेरिकी शामिल होंगे। शहीद जलीली को चुनाव में हराकर मसूद पेजेशकियान बने ईरान के नए राष्ट्रपति। ईरान में हुए राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम जारी हो गए।
रिफॉर्मिस्ट मसूद पेजेस्कियान को ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने कट्टरपंथी माने जाने वाले उम्मीदवार सईद जलीली को हराया है दोस्तों। यहाँ ये खत्म हो गया दोस्तों। लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।